हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो अर्थशास्त्र है वो किस तरह का विज्ञान है। जैसे कि मैं लास्ट क्लास में पढ़ा था अर्थशास्त्र के बारे में कि अर्थशास्त्र विज्ञान है। फिर हमने उस विज्ञान के पक्ष में कुछ तर्क भी देखे थे। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि अर्थशास्त्र जो विज्ञान के जो तर्क हैं वो अर्थशास्त्र में कितने रूप में पाए जाते हैं, कितने करीबी हम कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र विज्ञान है। आज हम ये देखेंगे कि अर्थशास्त्र विज्ञान है तो किस तरह का विज्ञान है ये, इस बात पे हम डिस्कस करेंगे आज। तो जैसे कि आपको पता है कि जो विज्ञान होता है वो दो तरह के विज्ञान होते हैं, एक वास्तविक विज्ञान होती है, एक आदर्श विज्ञान होती है। तो अब हमें ये देखना है कि अर्थशास्त्र जो है वो कौन सा विज्ञान है, वास्तविक है या आदर्श है। तो इस बात को समझने से पहले हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि वास्तविक और आदर्श में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वास्तविक विज्ञान होता है वो क्या होता है। तो वास्तविक विज्ञान उसे कहते हैं जो समस्या की वास्तविक स्थिति का चित्रण करता है। ठीक है, तो वास्तविक विज्ञान से क्या मतलब हुआ, जो ये बताता है कि वास्तविक स्थिति क्या है। वो अपने किसी तरह के सुझाव नहीं देता, लेकिन एक स्थिति का चित्रण करता है कि क्या है, और जो परिस्थिति है उसके बारे में एक तरह से बताता है कि जो स्थिति क्या चल रही है इस समय। इसमें कुछ जो पॉजिटिव प्रश्न होते हैं जो हमारे सामने आते हैं जब वास्तविक ज्ञान की बात करते हैं, तो कुछ जो कह सकते हैं हमारे सामने कुछ वास्तविक जो प्रश्न जो होते हैं उनका उत्तर हमें देना होता है, ढूंढना होता है। जैसे कि इसका कथन, ये कथन क्या है, क्या था, या इस कथन का संबंध किससे है। ठीक है, ये कथन तथ्यों पर आधारित होते हैं, ये यथार्थ के रूप में होते हैं। चलिए हम कुछ अर्थशास्त्र की आर्थिक क्रियाओं की बात कर लेते हैं जिनको हम एक वास्तविक विज्ञान के रूप में पढ़ सकते हैं। जैसे कि उपभोग। उपभोग क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का प्रयोग करता है तो उससे मिलने वाली संतुष्टि क्या होती है उसकी। वो जब कोई वस्तु किसी वस्तु का प्रयोग करता है तो उस वस्तु का प्रयोग करने के पीछे उसका क्या एक कारण होता है कि वो उससे अपनी संतुष्टि प्राप्त करता है। तो जब किसी वस्तु से हम अपनी संतुष्टि प्राप्त करते हैं उसको हम बोलते हैं उपभोग करना। तो उपभोग में जैसे कि एक मार्शल का नियम हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उपयोगिता का ह्रास नियम जो पढ़ा था, उसमें क्या बताया था कि जब कोई एक व्यक्ति जब किसी वस्तु को बार बार प्रयोग करता है या उसकी एक अतिरिक्त जो इकाई को प्रयोग करता है तो उससे मिलने वाली उपयोगिता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो यहाँ पे हम वास्तविक विज्ञान की क्या बात करते हैं, वास्तविक विज्ञान किस तरह से संबंधित है, क्योंकि वास्तविक विज्ञान क्या बताता है, वो जो कारण और परिणाम के बीच में संबंध बताता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जिस तरह से एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसकी अतिरिक्त इकाई को भोग करता जा रहा है तो उससे उसकी इकाई का उपयोग करना और उसकी जो उपयोगिता का कम होना, ये दोनों के बीच में एक संबंध बता रहा है किस तरह से उपयोगिता और वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग में क्या संबंध है। क्योंकि जैसे जैसे हम वस्तुओं का प्रयोग करते जाते हैं हमारी संतुष्टि पूर्ण होती चली जाती है और फिर हम उससे मिलने वाली जो हम उपयोगिता है वो कम होती जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है हमारा वो है विनिमय। विनिमय मतलब एक्सचेंज। अब हम देखते हैं कि जैसे कि हमें पता है कि जो भी वस्तुएं और जो सेवाएं बाज़ार में हैं, उन वस्तुओं को अगर हमें ख़रीदना है तो उसके बदले में हमें कुछ ना कोई उसकी वैल्यू को देना होगा, मॉनेटरी वैल्यू हो। जैसे कि पहले ज़माने में एक बाटर सिस्टम था जहाँ पे वस्तुओं के बदले वस्तुएं मिलती थी। लेकिन अब क्या है, हमें कोई वस्तु खरीदनी होती है तो हमें उसके बदले उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू देनी होती है, तो उसका एक प्राइस देना होता है। तो किसी वस्तु और प्राइस के बीच में जो संबंध होता है कि अगर प्राइस बढ़ने लगे तो वस्तु की मांग कम हो जाती है, और प्राइस अगर कम हो जाए तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि प्राइस का बढ़ना और मांग का कम होने के बीच में जो संबंध है, ये वही संबंध है जिस तरह का एक वास्तविक विज्ञान में किसी तरह के कारण और परिणाम का संबंध को दिखाता है। ठीक है, उसके बाद है वितरण। वितरण की बात करें तो हम देखते हैं इसमें जो एक मजदूरी का सिद्धांत है जो हम पढ़ेंगे, उसमें क्या बताया जाता है कि अगर हम किसी क्षेत्र में मजदूरी की संख्या को बढ़ा देते हैं तो जो मिलने वाली मजदूरी है वो कम हो जाती है। क्योंकि होता क्या है कि जो भी उत्पादन हो रहा है वो उत्पादन तो बढ़ता नहीं है। अगर हम मजदूरों को एक निश्चित अनुपात के बाद अगर बढ़ाते चले जाते हैं तो उत्पादन नहीं बढ़ा, लेकिन वहाँ मजदूरों की संख्या बढ़ जाने के कारण जो भी वेजेस, जो मजदूरी हम
पहले मज़दूर में बाँट रहे थे, फिर हम उन मज़दूरी में ही मज़दूरी कम करके बाकी लोगों को देते हैं। तो ये मज़दूरी का सिद्धांत बताता है। यहाँ पे फिर वही बात आती है वास्तविक विज्ञान की, एक कारण और परिणाम। जो भी परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अगर मज़दूरों की मज़दूरी कम हुई है तो उसके पीछे ये कारण था कि वह मज़दूरों की संख्या को बढ़ाया गया। राजस्व क्या होता है? जैसे कि हमको पता है कि सरकार, जो हमारी किसी भी देश की सरकार होती है, वो क्या करती है, उसके कुछ व्यय होते हैं, कुछ आय होती है। तो उसकी आय कब बढ़ेगी? जब उसके पास कहीं ना कहीं से पैसा आएगा। तो वो एक्सपेंडिचर्स जो सरकार, जो जनता पे, समाज पे जिस तरह से व्यय करती है सरकार, तो व्यय करने के लिए उसकी आय भी होनी चाहिए। आय कहाँ से होती है? जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस होते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, या जैसे कि अभी हमारा एक जीएसटी टैक्स है। तो ये टैक्सों से गवर्नमेंट क्या करती है? कलेक्शन करती है, उनकी इनकम बढ़ती है, और उस इनकम को वो फिर आगे व्यय करती है जनता पे। तो यहाँ पर भी सरकार के जो आय व्यय का जो एक कारण और परिणाम की बात हो रही है। जब अगर सरकार की आय नहीं होगी तो उसका व्यय भी नहीं होगा। हमने देखा कि जो वास्तविक आय, किस तरह से हम अर्थशास्त्र को वास्तविक आय के फीचर्स में देख सकते हैं। तो उसके लिए हमने देखा उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, ये कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो विज्ञान का जो वास्तविक रूप है इसमें हमें दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र वो वास्तविक विज्ञान है। अब हम ये देखेंगे कि आगे की जो अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है या नहीं। इसके लिए हमें फिर आदर्श विज्ञान को समझना होगा और उसके प्रकृति को देखना होगा।